नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दूरदर्शन केंद्र स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मिशन सील क्यारा नाटक का अवलोकन किया। बता दें कि मदन मोहन सती की मूल कृति नायक से जननायक पर आधारित मिशन सील क्यारा नाटक के माध्यम से सील क्यारा के श्रमिकों के संघर्ष को संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सुवर्ण रावत को इस नाटक के आलेख, परिकल्पना और निर्देशन के लिए भी बधाई देते हुए कहा कि यह नाटक निश्चित रूप से मानवीय अनुभवों को समझने में मददगार होगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिशन सील क्यारा नाटक का अवलोकन किया गया है। सीएम धामी ने नाटक का अवलोकन किया और साथ ही कलाकारों की सराहना भी की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सील क्यारा मिशन नाटक का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, सीएम धामी ने वहां पर शिरकत की और अवलोकन किया। और साथ ही देख सकते हैं तमाम जो है दर्शकगण वहां पर मौजूद हैं और साथ ही कलाकारों ने जो है सांस्कृतिक प्रस्तुतियां वहां पर दी है, जिसकी सराहना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और वहीं बीजेपी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों की सूची जारी की है। वहीं बीजेपी ने उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन 3 सीटों पर बीजेपी ने सिटिंग एमपी को ही टिकट दिया है। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है। अल्मोड़ा से अजय टम्टा को टिकट मिला है। नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट को टिकट दिया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। जिसमें से 5 में से 3 वर्तमान सांसद को ही जो है प्रत्याशी बनाया गया है, उन्हें ही टिकट दिया गया है। 3 सिटिंग एमपीज हैं, उन्हें टिकट मिला है। बता दें कि जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और उसी को देखते हुए सभी पार्टियां जो है चुनावी जद्दोजहद में तैयारियों में जुट गई है। और इसी को लेकर के उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ये तीनों प्रत्याशी जो हैं सिटिंग एमपी हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाकरा बाजार गढ़ी कैंट क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से मुलाकात की है और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का भी उन्होंने जायजा लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास परिसर से होते हुए डाकरा बाजार गढ़ी कैंट क्षेत्र पहुंचे हैं और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, निःशुल्क खाद्यान्न, आयुष्मान योजना सहित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से बातचीत भी की है। साथ ही बता दें कि लाभार्थियों का कुशलक्षेम भी मुख्यमंत्री ने जाना और मुख्यमंत्री ने लोगों को किस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिला है, इसकी भी जानकारी दी है। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम धामी ने लाभार्थियों से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की उन्होंने जानकारी भी लाभार्थियों से ली है। किन योजनाओं का उन्हें लाभ मिला, इस पूरी स्थिति का जो है उन्होंने लाभार्थियों से मिलकर के जायजा भी लिया। ये तस्वीरें सीधे देहरादून से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड पर मौजूद हैं और सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन की उन्होंने सीधे लाभार्थियों से, पात्र धारकों से जानकारी ली है, उनसे मुलाकात की है। उन्हें किन योजनाओं का लाभ मिला है, क्या उन्हें सुविधा जो है उससे प्राप्त हुई है, क्या सेवाएं जो है उन्हें उपलब्ध हुई हैं, उन सभी का जो है उन्होंने इस बारे में उनसे पूछा और उनकी कुशलक्षेम जानी। वही खबर ऋषिकेश से है, जहां चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में यात्रियों के लिए नगर निगम ने जो है व्यवस्था बनानी उसके लिए शुरू कर दी है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर
नेशनल हाईवे के किनारे खाली पड़ी जो भूमि है वहां पर पार्किंग बनाने की तैयारी जोरों पर कर रही है। मुख्य रूप से यात्रियों के वाहनों को पार्किंग में खड़ा करने की व्यवस्था नगर निगम करने में लगा हुआ है। इसके अलावा भरत विहार में कुंभ मेला पार्किंग को भी नगर निगम भारी वाहनों को खड़ा करने के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा है और जल्द ही नेशनल हाईवे डोईवाला डिवीजन से एनओसी लेकर के दोनों पार्किंगों के लिए नगर निगम टेंडर की जारी करेगा। बता दें कि टेंडर कॉल होते ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर खाली पड़ी भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम भी शुरू कर देगा। साथ ही आपको बता दें कि इन दोनों स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होने से करीब 250 छोटे बड़े वाहनों को खड़ा करने की अब जगह मिल जाएगी। चार धाम यात्रा के दृष्टिगत जो कर रहे हैं वो पार्किंग को लेकर कर रहे हैं। पार्किंग में हमारा जो है एक तो आईएसबीटी पार्किंग है, दूसरा हमारी त्रिवेणी घाट की पार्किंग है जो हमेशा उठती है। इसके साथ साथ हम जो है भरत विहार में जो जमीन पड़ी हुई है और यहाँ पर आपका पीडब्ल्यूडी के आगे है, इसको लेके भी अभी टेंडर कॉल कर रहे हैं और इसको भी कोशिश कर रहे हैं कि ये इस बार उठ जाए और उसके बाद ये प्रॉपर चैनल से आ जाए। है जहां महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आते ही ऋषिकेश और आसपास का इलाका भोले के जयकारों से गूंजने लगा है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के शिव भक्त नीलकंठ की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिव भक्तों की लगातार जो है संख्या बढ़ रही है और इसे देखते हुए व्यापारी वर्ग भी काफी खुश नजर आ रहा है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रसाद बेचने वालों ने अपनी दुकानें भी जो है सजा दी है। नीलकंठ मंदिर प्रशासन के मुताबिक फिलहाल प्रतिदिन 15 से 20 हजार शिव भक्त नीलकंठ में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि 7 मार्च से 9 मार्च के बीच में यह संख्या लाखों में पहुंच सकती है। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी पूरी व्यवस्था को मुस्तैद करने में जुटा हुआ है। ये खबर ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर जो है नीलकंठ महादेव मंदिर में प्रशासन ने जो अपना मोर्चा संभाल लिया है, तैयारी जो है जोरों शोरों पर की जा रही है। बता दें कि इस साल जो है लाखों श्रद्धालु के साथ ही कांवड़िए भी पहुंचेंगे महाशिवरात्रि के पर्व पर। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही मंदिर प्रशासन भी जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने में और जिससे कि श्रद्धालु हैं सुगमता पूर्वक दर्शन कर पाए महादेव के, इसके जो है पुख्ता इंतजाम कर रहा है। साथ ही देख सकते हैं जो है रास्ते हैं वहां पर लोगों ने अपने प्रसाद के फूल माला के जो है स्टॉल्स दुकानें भी लगा दी है। तैयारी जो है दुकानदारों के द्वारा पूरी कर ली गई है और व्यापारी वर्ग जो है वो बेहद खुश नजर आ रहा है। वहीं बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा आमतौर पर ज्यादा बना रहता है। खासकर जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें बीमारियां जल्दी घेर लेती है। बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए दून अस्पताल की डाइटिशियन रिचा कुकुरेती ने कहा कि बदलते मौसम में अपनी सेहत का दोगुना ख्याल रखना बहुत आवश्यक है ताकि बदलते मौसम के चलते बीमारियां आपको ना जकड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बदलते मौसम के बीच में इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए फलों को डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें संतरे आप ले सकते हैं, अंगूर, मौसमी, कीनू, चकोतरा और साथ ही नींबू को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। डॉक्टर ने ऐसी हिदायतें दी हैं। एक्चुअली क्या है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो उस समय ही हमारे इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो हमको खासकर बच्चों को आजकल जैसे मौसम चेंजेस आ रहे हैं तो नोजिया, जुकाम, खांसी, फीवर ये चीजें एक आम हो गई है। तो इस टाइम पे हमको, अब बच्चों के स्कूल भी हैं, साथ में एग्जाम्स भी हैं, तो हमको फोकस ये रखना है कि बच्चे की इम्यूनिटी पे डिपेंड उसकी ग्रोथ करें, हम इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अब वो कैसे बढ़ाना है, पहला पॉइंट है बच्चों को बिना ब्रेकफास्ट करके स्कूल कभी ना भेजें, है ना। चाहे वो दूध पिए, चाहे वो एक रोटी खाएं, चाहे वो आधी रोटी खाएं, है ना। तो उसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स मिला के आप बच्चे को एक मिल्क शेक टाइप का बना के बच्चों को दे सकते हैं।
वहीं केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेकर के जो है तैयारियां जोरों पर चल रही है। और इसको लेकर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया है, जिसमें IIMC के छात्रों ने प्रतिभाग किया। और बता दें कि IIM काशीपुर में एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ है। ये वर्कशॉप ICSSR न्यू दिल्ली की तरफ से फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई है। वहीं प्रोफेसर बहारुल इस्लाम इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। बता दें कि इसके साथ ही प्रोफेसर संजय राय, प्रोफेसर पंपा मुखर्जी और प्रोफेसर जय किशन भारद्वाज ने भी रिसर्च प्रोजेक्ट से संबंधित अपने विचार रखे हैं। सर एक्चुअली हम लोग तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से हैं और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल थे, जो भी हमको योजना के बारे में जानकारी हमने बच्चों को दी, वो सारी की सारी योजना, वो सारी की सारी जो जानकारी है सुकन्या समृद्धि योजना की, जो भी फीचर्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो पब्लिक को नहीं पता होते, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। अब चूँकि हमने बच्चों को यहाँ जो अवेलेबल थे उनको हमने जानकारी दी, उनके माध्यम से आगे ये जानकारी फैलेगी और लोगों तक भी पहुँचेगी। फ़ायदा ये मिलेगा कि जो लोग जिनका जुड़ाव अभी नहीं भी है इस योजना से, वो भी इस योजना से जुड़ेंगे। भारत सरकार की योजना बहुत लाभकारी योजना है, कन्याओं के लिए बहुत लाभकारी योजना है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन, जो ये जानकारी इनको यहाँ मिली हुई है और जानकारी आगे पहुँचेगी लोगों तक, मीडिया के माध्यम से भी जो पहुँचेगी, क्योंकि एक स्टूडेंट हैं और आगे जाके फिर ये लोग सुकन्या समृद्धि को खुद के लिए और बाकी अपने आसपास जितने लोग हैं उनमें डिसमिनेट करेंगे इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हमने जो भी बेसिक रूल्स हैं सुकन्या समृद्धि के, उससे अवगत कराया लोगों को और इन लोगों को बताया है कि सरकार ने किस किस तरीके से इसमें उनको, चाहे वो जो इंटरेस्ट रेट है उससे रिलेटेड हो या फिर टैक्स रिबेट जो इसमें मिलता है, उसके बारे में हमने अवगत कराने के लिए ये वर्कशॉप किया था, अच्छे से आज होगा। जो ये आज गोष्ठी आयोजित की गई है, ये भारत सरकार द्वारा जो लागू योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, उसके विषय में है, जिसमें SC गुड़िया लॉ कॉलेज की छात्राओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और आज हमारे बीच जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, राहुल पंत जी और त्रिभुवन जी, आप सबने इसके बारे में बहुत विस्तार से और गहन जानकारी दी है, जिससे हमारे बच्चों को काफ़ी जानकारी मिली है और वो अपडेट हुए हैं इससे। और सबसे बड़ी बात इस सेमिनार का जो उद्देश्य है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इसके विषय में जन सामान्य को हो। देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में CM पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आइए आपको दिखाते हैं प्रोग्राम की कुछ झलकियां। ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंचासीन हमारे पुरुला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, अपर सचिव पंचायती राज श्री आलोक पांडे जी, निदेशक पंचायती राज, जिन्होंने बहुत विस्तार से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम सब के सामने विस्तृत बातें रखी, निधि यादव जी एवं सभी हमारे पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे मंत्री जी के प्रतिनिधि किरण रतूड़ी जी एवं सभी ऐसे चयनित अभ्यर्थी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबके चयन के लिए, आप सबकी नियुक्ति के लिए और साथ में पहले क्या कहते थे वो ग्राम सेवक, ये आज मुख्य सेवक सदन में आए हैं। ये मुख्य सेवक सदन है, इस मुख्य सेवक सदन में आप सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यहां पहुंचने पर आप सबका स्वागत भी करता हूं। और चूंकि नई जिम्मेदारी आप सबको मिल रही है और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आप अपने क्षेत्रों में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है
कि देखिए कई हजार लोगों ने इस परीक्षा में, जो लिखित परीक्षा हुई होगी, उस परीक्षा में भाग लिया होगा और उस परीक्षा में आप सैकड़ों लोगों का 342 का चयन हुआ है। तो आप सब लोग, मैं सबसे पहले कहूं कि आप सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आपके ऊपर आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का और जिन लोगों ने भी आपका मार्गदर्शन किया है, उन सभी का आशीर्वाद है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप ही लोगों को यह अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी सच्ची लगन से, कड़ी मेहनत से और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, निपुणता से विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मेरा मानना है कि आप सभी जो हमारी सबसे नीचे की इकाई है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उसमें जाकर जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम करेंगे, उसको सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे और जो समाज का अंतिम छोर है, जहां से हमारी इकाई प्रारंभ होती है, उस इकाई को मजबूत करेंगे और अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो शासन की नीतियां हैं, सुविधाएं हैं, उनकी सहायता है, उन सबको पहुंचाने का काम करेंगे और इसकी आप नींव बनने का काम भी आप सब करेंगे। क्योंकि आप सब जितने सशक्त होंगे, जितने मजबूत होंगे, जितनी पारदर्शी तरीके से आप काम करेंगे, उतने ही मजबूती से हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो भी मजबूत होगा और जो स्वराज की परिकल्पना है, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन, पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उस व्यवस्था को भी धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है और अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने अपनी हर योजना में लिया है। अगर हम 2014 से पहले के देश की कल्पना करें या थोड़ी देर पीछे चले जाएं कि 2014 से पहले किस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर लागू होती थी और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से देश में उन योजनाओं को लाया गया है, उन नीतियों को लाया गया है जिनके कारण से लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े। देश के अंदर एक कार्य संस्कृति पैदा हुई है कि आप हर क्षेत्र में देश आगे बढ़े। हर एक भारतवासी के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई सेवाएं हो या खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आज भारतीय हर क्षेत्र में अव्वल अपने आप को मानते भी हैं और उनका मानसिक जो स्तर है या मैं कहूं कि मानसिक स्थिति है, वह भी इस प्रकार की बनी है कि हम भारत के रहने वाले भारतवासी दुनिया के किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को हम रास्ता दे सकते हैं। इस प्रकार का एक वातावरण आज देश के अंदर बना है और मैं तो आप सबसे कहूंगा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की परेशानी, उसकी जो शिकायतें हैं, सरकार तक पहुंचाने और सरकार द्वारा जो काम, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उनको पहुंचाने में आप सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप सब एक सेतु का काम करने वाले हैं, आप सेतु बनने वाले हैं। जानते हैं सेतु क्या करता है? एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम करता है, रास्ता बनाने का काम करता है,
लोगों को जोड़ने का काम करता है, मार्ग बनाने का काम, मार्गों को जोड़ने का काम करता है, वहीं जहां ये भूमिका आपको करनी है, वहीं सेतु बनके लोगों के दिलों को जोड़ने का भी काम आप सबने करना है। आज सरकार बहुत सारे काम कर रही है, खुद चलकर सरकार की योजनाएं, सरकार के अधिकारीगण लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनको सशक्त भी बनाने का काम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चल रहा है। विभिन्न माध्यम की योजनाएं चल रही हैं। आज चाहे हम राज्य सरकार की ओर से कहें एलपीजी गैस के कनेक्शन हो, हमने राज्य के अंदर 1,82,000 परिवारों को एक साल में 3 सिलेंडर निःशुल्क रूप से भरे जाने की योजना हम लेकर आए हैं। कोई योजना चल रही है, गरीब जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है और ये हमारा संकल्प था कि ये नई सरकार गठन होगी तो हम सभी को निःशुल्क इस योजना का लाभ देंगे। बिजली के कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज इज्जत घरों का निर्माण हो या अन्य योजनाएं, जो सरकार की प्रत्येक योजना के केंद्र में अगर कोई है तो समाज का ऐसा वर्ग है जिसको इन योजनाओं की आवश्यकता है, जो अभी तक इन योजनाओं से वंचित रहा है, जिसको सहायताएं नहीं मिली हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली जो हमारी सरकार है वह भी अपने जो वंचित वर्ग हैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर रही है। हमारा निरंतर प्रयास है कि विकास केवल शहरों तक ही सीमित न रहे, विकास की धारा हर क्षेत्र में जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में या कम जो सेमी अर्बन क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी विकास पहुंचे। आप सब लोगों को जिन क्षेत्रों में काम करना है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ग्राम सभाओं में बसती है। लेकिन अगर हम पहले थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो उस समय में जितना काम होना चाहिए था उस प्रकार से काम हुआ नहीं। धरातल पर जो ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया गया और 4 दशक तक देश के अंदर ऐसी सरकार रही कि गांवों में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करना जो जरूरी था, जिसके बारे में भी निधि बहुत विस्तार से यहां पर बता रही थी, वो बन नहीं पाई। इसके बाद भी जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी उसे भी उन्होंने उसी हाल में छोड़ दिया, जो जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में चलती रही। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए भी पहले के समय में बहुत ठोस प्रयास हुए नहीं, जो बहुत ठोस प्रयास होने चाहिए थे। 90 के दशक में भी पंचायती राज के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई। आजादी के बाद आप सबको पता है, हालांकि ये बोलने का विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग हमारे नवोदित उदयमान हमारे सब अधिकारीगण हैं और आपको व्यवस्था बनाने का काम भी करना है। व्यवस्था जो चल रही है उसमें नवाचार भी लाना है, नीतियां जो सरकार की हैं उनको आगे बढ़ाना है। इसलिए हमको हर प्रकार से जागरूक भी होना होगा कि देश की आजादी के बाद लगभग 60 वर्षों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा और उन्होंने जो गांव का जो भरोसा था उस भरोसे को हमेशा तोड़ने का काम किया, भरोसे को मजबूत करने का काम नहीं किया। और गांव का जो सबसे निचला पायदान है उसमें बजट बहुत कम दिया गया और बजट दिया भी गया तो वो बीच में ही कहीं खपा दिया गया। जिन लोगों को मुख्यमंत्री धामी का संबोधन आप सुन रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री ने 300 से ज्यादा चयनित जो है ग्राम सेवक उन्हें मुख्य सेवक के रूप में उन्हें संबोधित किया, उन्हें नियुक्ति पत्रों का आज वितरण किया। साथ ही कहा कि अब जनता और सरकार की योजनाओं की जो जिम्मेदारी है आपके कंधों पर एक ब्रिज की तरह बनकर के आपको काम करना है और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है।
उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।